नमस्कार बच्चों, मैं तुम्हारा अंकल। अरे व्हाट्सअप अंकल। बच्चों, थोड़ी देर पहले मैं यहीं पर बैठा हुआ था, तुम्हारी आंटी ने सामने चाय लाकर रख दिया। चाय की चुस्की लेते लेते मैं फोन को ऐसे ही देख रहा था, तभी अचानक फोन घनघनाया और बहुत सारे एक लाइन से व्हाट्सएप मैसेज था। हम देखे कि किसका मैसेज इतना आ रहा है। भाई जल्दी जल्दी से व्हाट्सएप चेक किए तो सोसाइटी का व्हाट्सएप जो ग्रुप है ना, जो बहुत सारे हम जैसे तुम्हारे अंकलों ने मिलकर एक ग्रुप क्रिएट किया है, हम लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुप से वो खबरें मिलती हैं जो पत्रकार सब कवर करना भूल जाता है। तो बच्चों, सोसाइटी के इस व्हाट्सएप ग्रुप पे नेहरू की बहुत सारी अश्लील फोटोज आई हुई थी। हम देख के एकदम दंग हो गए। तुम्हारी आंटी यहीं पर पास में बैठी हुई थी, हम उसको ये वाला फोटो सब दिखाए। ये सोसाइटी के ग्रुप पर ये मैसेज आया है, देश के पहले प्रधानमंत्री की ये फोटो सब देखिए। कितना अश्लील था अपने देश का पहला प्रधानमंत्री। हाय दैया, कितना बेशरम इंसान था ये। फोन बंद कीजिए, क्या क्या देखते रहते हैं आप भी। बच्चों, नेहरू के किरदार के बारे में हम व्हाट्सएप पर कई बार पहले पढ़ चुके थे। हम ये वाला फोटो देख के उतना ज्यादा शॉक नहीं हुए, हमको पहले से ही पता था। लेकिन जब हम ये फोटो देखे तो अंदर से एकदम श्योर हो गए कि वाकई हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री एक नंबर का अय्याश और ठरकी इंसान था। बच्चों, अब तुम इन तस्वीरों को ही देख लो, किस तरह बेशर्मी से एक महिला नेहरू को पीछे से किस कर रही है। और ये इंसान इस देश के बच्चों का आदर्श माना जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये देश का दुर्भाग्य है। बच्चों, मुझे पता है अभी तुमको बहुत ज्यादा यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अब हो जाएगा। अब तुम इन दो तस्वीरों को देखो, एक में नेहरू महिला को किस कर रहे हैं, दूसरे में महिला को चिपट कर पकड़े हुए हैं। अब भी यकीन हुआ कि नहीं हुआ चाचा? तुमसे हम पूछे अरे अब क्या क्या बके जा रहे हैं नेहरू के बारे में। हम अपना बच्चा सबसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम बीच में काहे टपक जाता है? देश के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म? किस बात का शर्म? जो ऐसा ऐसा कुकर्म करके चला गया उसको शर्म नहीं आई। उनका परिवार वाला सब आज तक राजनीति कर रहा है, उनको शर्म नहीं आई और हम शर्माए? पागल हो गया। अरे ये तस्वीर सब देख और बता, इसको ठड़क न बोले तो क्या बोले? चाचा, आपको कई बार समझाएं कि जो व्हाट्सएप पर खबर आती है उसको सीधे सीधे सही नहीं मान लिया जाता है। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ना, उसमें जो ये महिला दिख रही है वो नेहरू की भांजी थी। इनका नाम नयनतारा सहगल था। नेहरू जब साल 1955 में लंदन गए थे तो उनकी भांजी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आई थी। उसी दौरान की ये फोटो है। मामा भांजी का प्यार था, इसमें गलत क्या है? भांजी है जी चाचा। चलो ठीक है, वो भांजी थी, लेकिन इस वाले तस्वीर में वो किस महिला के साथ रासलीला कर रहे हैं? बोल चाचा। इस तस्वीर में जो महिला दिख रही है ना, वो नेहरू की सगी बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। साल 1949 में ये अमेरिका में भारतीय राजदूत थी। नेहरू ने उस दौरान अमेरिका का दौरा किया था और वो अपनी बहन से मिले। ये भी भाई बहन का प्यार था। क्या क्या बोल रहा है? रे बहन है। बच्चों, तुम इस लिब्रांडो के बात पर ध्यान मत देना, ये बात सबको एकदम तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। बच्चों, प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में लिखती हैं, एक बार नेहरू बतौर पीएम रात के 3 बजे घर आए तो देखा कि उनका बॉडीगार्ड थक के उनके बिस्तर पर सो गया है। नेहरू अपने बॉडीगार्ड को कंबल उड़ा देते हैं और बॉडीगार्ड की पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। बच्चों, सोच कर देखो तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कैसा था। लिब्रांडो फोटो सब पर बोल रहा था ना, अब तुम ट्वीट ही देखो, उनकी खुद की पोती ही बता रही है। चाचा, ओ व्हाट्सएप चाचा, क्या गलत सलत इन्फॉर्मेशन नेहरू के बारे में फैला रहे हो? तुम फिर आ गए रे। ये जो प्रियंका गांधी के ट्वीट के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो फेक ट्वीट था। असल ट्वीट में प्रियंका गांधी ने नेहरू के लिए क्या कहा था, सुनिए। मेरे परदादा की सबसे पसंदीदा कहानी वो है जब वो प्रधानमंत्री थे। एक दिन वो काम से देर रात 3 बजे घर लौटे तो देखा कि उनका बॉडीगार्ड थका हुआ उनके बिस्तर पर सो रहा है। उन्होंने उसे कंबल उठाया और खुद पास रखी कुर्सी पर सो गए। चाचा, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है और आप क्या क्या बके जा रहे हैं। एक बॉडीगार्ड प्रधानमंत्री के बेड पर सो गया तो प्रधानमंत्री ने उसे नहीं हटाया, बल्कि पास रखी कुर्सी पर वो सो गए। और आपके नॉन बायोलॉजिकल नेता तो किसी को माला तक में नहीं आने देते हैं। देख, हमने नॉन बायोलॉजिकल नेता के बारे में कुछ बोला तो हम चप्पल फेंक के मारेंगे। भाग यहाँ से। बच्चों, तुमने गौर किया, राहुल गांधी से संसद में अनुराग ठाकुर ने जब उनकी जाति पूछी तो वो एकदम तमतमा गए। उन्होंने अपनी जाति क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। बच्चों, नेहरू का जो पूरा वंशज था वो पूरा मुसलमान था। उनके माता का ही नाम देख लो। नेहरू की माता का नाम रहमान बाई था और उनके दादा का नाम गयासुद्दीन गाजी था। बच्चों, 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से डरकर अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लिया। चाचा, ओ व्हाट्सएप चाचा, क्या क्या बके जा रहे हैं। नेहरू के इतिहास को भी लगता है व्हाट्सएप से ही पढ़ लिए हैं।
तो और क्या, हम पूरा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप से ही कलेक्ट करते हैं और अपना बच्चा सबको बताते हैं। यही गलती है आपकी, थोड़ा किताब भी पढ़ा कीजिए। अब तुम हमको पढ़ना लिखना सिखाएगा रे, और नहीं तो क्या। नेहरू का खानदान मुसलमान था तो और क्या, पूरा का पूरा मुसलमान था वो लोग। चाचा नेहरू कश्मीरी पंडित थे और उनकी माता का नाम रहमान बाई नहीं बल्कि स्वरूप रानी नेहरू था। और नेहरू के दादा ने कोई अपना नाम नहीं बदला था और ना ही उनका नाम गयासुद्दीन गाजी था, उनका नाम केवल और केवल गंगाधर नेहरू था। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेहरू टाइटल किस तरह पड़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और आप भी, तुम्हारे लिंक पर हमको कोई भरोसा नहीं, हम व्हाट्सएप से खबर पढ़ते हैं और अपने बच्चा सबको पढ़ाते हैं। बच्चों, नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री इतनी सारी गलतियां की जिसका खामियाजा आज तक भारत को भुगतना पड़ रहा है। अपने नॉन बायोलॉजिकल नेता के होते हुए मजाल है चीन का कि लाल आंख दिखा लेता, गलवान में जवानों को शहीद कर जाता। 56 इंच सीना के आगे चीन कुछ था? कुछ भी नहीं था। लेकिन वही है, नेहरू ने गलतियां कर दी, हम लोग आज भुगत रहे हैं। बच्चों, 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला करके 40 जवानों को शहीद कर दिया। बच्चों, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई थी कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी घोषित किया जाए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन यहाँ पर भी नेहरू की ही गलती थी। अमेरिका ने साल 1949 में भारत को चीन की जगह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने का ऑफर दिया था, लेकिन ये नेहरू ने ठुकरा दिया। चाचा, आपने जितनी भी बात बताई है एकदम ठीक बताई है, वो भी पहली बात। लेकिन ये पूरा मामला क्या था, इसको अगर आप अपने बच्चा सबको समझा देते तो बहुत अच्छा रहता। अब इसके आगे पीछे क्या जोड़ना चाहता है रे तुम? जितना हम व्हाट्सएप से इन्फॉर्मेशन लिए थे बता दिए और यही फुल एंड फाइनल है। नहीं चाचा, इसके आगे बहुत कुछ है। चले ठीक है, आप नहीं बताते तो आपके बच्चा सबको हम समझा देते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में जिस डॉक्यूमेंट को संविधान की तरह माना जाता है उसे चार्टर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना साल 1945 में हुई। चीन इसी साल यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद से ही सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बन गया। साल 1949 में जब चीन कम्युनिस्ट शासन के हाथ में आया तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट ताइवान स्थित चांग काई शेक की सरकार यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के जाने के बाद भी उसी के पास रही। नेहरू का मानना था कि ताइवान जैसे छोटे से द्वीप का सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ अस्थायी सदस्य बने रहना तार्किक नहीं होगा। तो नेहरू ने सुरक्षा परिषद के बाकी के अस्थायी सदस्यों से कहा कि ये सीट कम्युनिस्ट चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दिया जाए। लेकिन अमेरिका चाहता था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कम्युनिस्ट चीन न आए। इसी को देखते हुए कहा जाता है कि अमेरिका ने नेहरू को अनौपचारिक रूप से सुरक्षा परिषद में चीन की जगह लेने का ऑफर दिया। नेहरू को लगा कि ऐसा करना गलत होगा और ये चीन के साथ भी नाइंसाफी होगी। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की सीट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिलनी चाहिए और भारत को एक दिन अपने हक से सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या अमेरिका के चाहने मात्र से भारत यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बन सकता था? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि अगर भारत को चीन की जगह परमानेंट मेंबर बनाया जाता तो यूनाइटेड नेशन का जो रूल बुक है जिसको चार्टर कहा जाता है उसमें संशोधन करना पड़ता। और दूसरा कारण ये था तब सोवियत संघ और चीन के बीच कम्युनिस्ट विचारधारा होने के कारण काफी दोस्ती थी। अगर भारत के लिए चार्टर में कोई संशोधन किया भी जाता तो सोवियत संघ वीटो कर देता। अब बताइए दोस्तों, इसमें नेहरू की क्या गलती थी? चाचा, आप भी बताइए। बच्चों, लिब्रांडो को छोड़ो, बीच में अपना इतिहास भूगोल ऐसे ही जोड़ता रहता है। इसके बात पर एकदम ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो हम व्हाट्सएप पर पढ़े हैं, तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम वही पर ध्यान दो। ये किताब विताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे दिमाग भटकता है। व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन को पढ़ो और उसी से ज्ञान लो और उसी को लोगों के बीच फैलाओ। अब बच्चों, तुमको हम नेहरू की अगली कहानी बताना चाहते हैं, इसको ध्यान से सुनना। तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा कि नेहरू का कपड़ा ड्राई क्लीन होने के लिए पेरिस जाता था। लेकिन उसके विपरीत नेहरू के उसी दौर की एक और कहानी है जिसको पढ़ने के बाद मेरा दिल दहल गया। बच्चों, साल 1948 में जब लंदन में ओलंपिक आयोजित हुआ था, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी नंगे पांव फुटबॉल खेल रहे थे। उनके पांव में जूते तक नहीं थे, उन्हें जूते खरीदने के लिए फंड नहीं दिए गए थे। बच्चों, एक तरफ नेहरू का कपड़ा पेरिस में ड्राई क्लीन हो रहा है और दूसरी तरफ फुटबॉल खिलाड़ियों के पैर में जूते तक नहीं है। बच्चों, ये थी नेहरू की सोच और ये था नेहरू का शासन। चाचा, ओ व्हाट्सएप चाचा, क्या क्या गलत बोले जा रहे हो? क्या गलत बोल रहे हैं? अंधे हो क्या? इस तस्वीर में तुमको नहीं दिख रहा है कि खिलाड़ी सब कैसे नंगे पांव फुटबॉल खेल रहा है? उनके पैर में जूते तक नहीं है। चाचा, हम अंधे नहीं है, आप अंधे हैं। व्हाट्सएप के अलावा कुछ तो दिखता नहीं है। इस तस्वीर में जो आपको खिलाड़ी नंगे पांव नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल 1948 की लंदन ओलंपिक की ही तस्वीर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन खिलाड़ियों के पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। ये लोग नंगे पांव फुटबॉल खेलने में कंफर्टेबल थे, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया था कि ये लोग नंगे पांव ही फुटबॉल खेलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इनके पास जूते नहीं थे। उस समय के भारतीय फुटबॉल टीम के ट्रेनर बीडी चटर्जी के मुताबिक खिलाड़ियों के पास लंदन ओलंपिक में जूते थे। सब बार तुम ही सही हो जाते हो, अपना फैक्ट सब निकाल कर देने लगते हो। बच्चों, इस लिब्रांडो के बात पर ध्यान मत देना। हम जो बात बोल रहे हैं तुम ध्यान से सुनो
व्हाट्सएप से ज्ञान लिए हैं और तुमको बता रहे हैं। बच्चों, पिछले 70 सालों में भारत के लिए जो जो रुकावट आई है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार नेहरू की नीतियां हैं, नेहरू की पॉलिटिक्स है, जिसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। पिछले 10 साल में हमारे नॉन बायोलॉजिकल नेता को सब कुछ ठीक करने में ही लग गया, इसलिए तो 2047 का सपना दिखाए है। 2047 तक अब विकसित देश बनेगा भारत। अगर नेहरू गलती नहीं किए होते तो 10 सालों में अब तक हमारे नॉन बायोलॉजिकल नेता हम लोग को विकसित बना चुके होते। चाचा, देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, इसके भी जिम्मेदार नेहरू ही हैं। हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों की सूची में 111वें पायदान पर है, इसमें भी नेहरू की ही गलती है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक्स हो गए, वो भी नेहरू करवाए हैं। आए दिन छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, क्या ये भी नेहरू करवाते हैं? चाचा, साल भर भी नहीं हुआ है, नए संसद भवन पर करोड़ों रुपया फूंक दिया गया और उसकी छत से पानी टपक रहा है। क्या ये भी नेहरू की ही गलती से हो गया है? प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत 159वें पायदान पर है, क्या ये भी नेहरू करवा दिए हैं? न्यू ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए सोशल मीडिया पर जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनकी जुबान सिलने की तैयारियां हो रही हैं, क्या ये भी नेहरू करवा दिए हैं? बताइए। क्या बताएं जी? नेहरू जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? कितना अश्लील इंसान था, उसका पूरा का पूरा खानदान मुसलमान था। नेहरू हिंदू विरोधी था और उसका पोता भी हिंदू विरोधी है। जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, व्हाट्सएप अंकल के 5 एपिसोड्स और बन चुके हैं, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।